हेलो फ्रेंड्स, मैं डीएक्स और बात है साल 2020 की। हुआ ये कि नवंबर 2020 को अचानक से एक लड़की टिकटॉक पे काफ़ी वायरल होने लगी। लेकिन यह चीज़ भारत में नहीं थी, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक 2020 में ही जून 29 तारीख को बंद कर दिया गया था। लेकिन इंडिया को छोड़ पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल होने लगी। उस वीडियो में एक लड़की कैदियों के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेरी लगाए उसे कोर्ट रूम में लाई जाती है और वो कैमरे को देखकर कभी हंसती है और अजीब अजीब सी चेहरे का एक्सप्रेशन बनाती है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पर लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे का कातिल पता चला तो लोगों को यकीन करने में भी मुश्किल लग रहा था। आखिर कौन थी यह लड़की और उसके हाथों पर हथकड़ी क्यों थी और 2020 में उसने क्या गलती की थी, सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो जो अभी आपने देखा वो करीब 7 साल पुरानी थी, यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर ट्वीट बनाना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की टिकटॉक पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने उसके नाम का फैन पेज भी बना डाला। तो सवाल आता है कि आखिर यह लड़की है कौन? जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इज़ाबेला गुज़मैन, जो कि अपनी माँ यूनमी रॉय और सौतेले पिता रियान रॉय के साथ अमेरिका के कोलोराडो अरोरा शहर में रहती थी। 27 अगस्त 2013 की शाम हुआ यह कि इज़ाबेला की माँ यूनमी रॉय अपने स्टूडियो से काम करके अपने घर की तरफ आ रही होती है। मगर जैसे ही उसकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर से भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें अपनी पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे पहले भी कई बार कह चुके थे कि जब वो घर में नहीं होती है तो इज़ाबेला अक्सर अपने घरों में अलग अलग लड़के को अपने घर बुलाती है और जैसे ही कोई घर की तरफ आता है वो छुपकर खिड़की से भाग निकलते हैं। मगर उस वक्त यूनमी रॉय को उसके उस बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उस शाम खुद उसने अपनी आंखों से देखा तब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति रियान रॉय के साथ सीधा इज़ाबेला के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इज़ाबेला ने किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इज़ाबेला ने उल्टा अपने माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और गुस्से में आकर इज़ाबेला ने अपनी माँ के चेहरे पर थूक कर चली गई। इस बात से यूनमी रॉय को बहुत धक्का लगा और इज़ाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें काफ़ी चिंता में डाल दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि इज़ाबेला के अंदर अपनी माँ के लिए इतना गुस्सा क्यों है। दरअसल इज़ाबेला गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोरा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी माँ के साथ इसी शहर में कहीं और रहती थी। इज़ाबेला के जन्म के बाद उनकी माँ बाप ने उसी शहर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेलास पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से। मगर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला भी कर लिया और वही साल रॉबर्ट और यूनी ने तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। और उस वक्त इज़ाबेला की जो उम्र थी वो महज 4 साल थी। तलाक के बाद इज़ाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसीलिए अब इज़ाबेला अपनी माँ के साथ उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इज़ाबेला, जो कि बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर वो अपने माँ बाप के तलाक के बाद अब और भी ज्यादा जिद्दी और उदास से रहने लगी। मगर इज़ाबेला का यह गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद साल 2000 में ही उसकी माँ यूनमी रॉय ने एक दूसरे शख्स रियान रॉय के साथ शादी कर ली, जो कि अब इज़ाबेला का सौतेला पिता था। इज़ाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह कोई और ने ले ली और यहीं से चीजें बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे इज़ाबेला बड़ी होती जा रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों
और खिलौनों की डिमांड करती, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो इस बात पर काफी लड़ती और झगड़ती। युनमी रोय हर कोशिश करती है कि वो इजाबेला की हर डिमांड को पूरी करे, जिसके लिए वो अपने स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब करने लगी, पर फिर भी वो इजाबेला की महंगी डिमांड पूरी नहीं कर पाती थी। जब इजाबेला 14 साल की हुई तब उसने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। अब वो पूरे आजाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती, ना ही स्कूल जाती, और जाती तो भी वो अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती। और जब वो 12 क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उस वक्त इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से सिर्फ एक हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गया जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसने वो किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपने माँ के चेहरे पे थूकना। फिर वो रात बीत जाती है। फिर 28 अगस्त की सुबह जब युनमी होय अपने मोबाइल चेक कर रही थी तो वो देखती है कि इजाबेला ने पिछले रात उन्हें एक मेल किया था, और जब वो उस मेल को ओपन करती है तो उसकी होश उड़ जाती है, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इजाबेला का कहने का मतलब था, तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस मेल को देखने के बाद युनमी और भी डर जाती है और ये मेल अपने पति को भी दिखाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। आखिर युनमी लास्ट में पुलिस को बुलाने की सोचती है ताकि वो इजाबेला को अच्छी तरह समझा सके, और उसी दिन दोपहर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के आने के बाद युनमी सारा मामला पुलिस को बता देती है, लेकिन यह एक घरेलू मामला था, इसीलिए पुलिस पहले इजाबेला को समझाती है और लास्ट में वार्निंग भी देती है कि अब दोबारा उसने ऐसा कुछ किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। तो इजाबेला को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इजाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती है और युनमी होय टाउन की तरफ चली जाती है। पर युनमी होय के मन में अभी भी एक डर सता रही थी, इसीलिए जब वो स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने सारी बातें अपने पहले पति रॉबर्ट गुचमैन को भी बताई। रॉबर्ट युनमी होय से डिवोर्स लेने के बाद भी उसी बेलास पोर्ट्रेट में काम करता था। युनमी होय रॉबर्ट से भी कहती है कि वो उसके घर जाकर इजाबेला से बात करे और उसे समझाए, क्योंकि इजाबेला भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, शायद वो तुम्हारी बात समझे। तो उसी शाम रॉबर्ट इजाबेला से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती है। इजाबेला अपनी बेडरूम में ही थी। रॉबर्ट इजाबेला को लेकर बैकयार्ड की तरफ गया और वहां पर बैठकर उन्हें शांति से समझाने लगे कि उसने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था। कुछ देर ऐसे समझाने के बाद रॉबर्ट को लगा कि अब इजाबेला समझ चुकी है, क्योंकि वो चुपचाप रॉबर्ट की बात सुन रही थी और उसे लगा कि अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। पर सच्चाई तो यह थी कि इजाबेला अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इजाबेला को समझाने के बाद रॉबर्ट करीब 6:30 बजे वहां से निकल जाता है। फिर करीब रात के 9:30 बजे युनमी होय भी अपने घर पहुंचती है और घर घुसते ही रियान से पूछती है कि इजाबेला कहाँ है। रियान ने कहा उसने नहीं देखा, लेकिन 1 घंटे पहले उसने किचन की तरफ जाते हुए देखा था। रियान की बात सुनने के बाद युनमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर नहाने के लिए चली जाती है और रियान वहां डिनर करने लगता है। फिर युनमी होय के ऊपर जाने के थोड़ी देर बाद ही रियान को कुछ आवाज सुनाई दी। रियान कुछ सोच पाता कुछ सेकंड बाद ही युनमी चिल्लाकर उनका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रियान ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर की चलने की आवाज आ रही थी। फिर वो बाथरूम के और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेला की एक झलक देखी, मगर जैसे ही वो दरवाजे को खोल के अंदर जाना चाहा तो इजाबेला ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद युनमी होय की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और रियान बाहर पूरी जान लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वो सोच ही रहा था कि वो दरवाजे को कैसे खोले, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। यह देखते ही उसके होश उड़ गए। वो तुरंत भागकर नीचे गया और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त करीब 10:05 हो रहे थे। रियान ने पुलिस को सारी बातें फ़ोन पे ही बता दी और जल्द से जल्द आने को भी कहा। और तभी रियान ने एक जोर की आवाज़ सुनी, यहोवा मतलब कि भगवान।
उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। अंदर से इजाबेला बाहर निकली। उसके पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ पे एक चाकू भी ले रखा था। इजाबेला को इस हालत में देखकर रियान दंग रह गया। उसे लगा कि अब इजाबेला उसे भी मारने वाला है, लेकिन इजाबेला ने रियान की तरफ देखा तक नहीं और सीधे घर की बैकयार्ड की तरफ चली गई। और इसके बाद रियान तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ के गई और वो देखता है कि पूरे बाथरूम में खून ही खून भरा हुआ है और उसकी बीवी यूनमी होय बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। यूनमी होय के गले पर बड़ा सा कट था। उनके बदन में अनगिनत चाकुओं से घोंपने की निशानी थी और उसके बगल पे एक बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। यानी इजाबेला पूरी तैयारी के साथ आई थी। रियान, जो कि अभी भी पुलिस के साथ कॉल पे ही था, और जब उसने अपनी बीवी की हालत के बारे में बताया तब पुलिस ने सीपीआर देने को कहा। इसीलिए रियान अपनी वाइफ को सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इतने हमलों के बाद उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। यानी यूनमी होय की मौत हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और साथ में मेडिकल टीम भी। उसके बाद उसने यूनमी होय की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:30 बजे उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद अरोरा पुलिस ने इजाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। पुलिस ने इजाबेला के फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस मीडिया के जरिए लोगों को सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वो लोगों के लिए भी एक खतरा बन चुकी थी। जिसमें पता चला कि यूनमी होय के ऊपर 79 टाइम्स चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 टाइम्स उसके चेहरे पर और 48 टाइम्स उसके गले और सीने पर किया गया था। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल बैट से भी पीटा गया था। तो जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो ये खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने ही माँ को इतनी बुरी तरीके से कैसे कत्ल कर सकता था। और इधर पुलिस भी इजाबेला गुस्मैन को ढूंढने में लग जाती है, पर अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं चला था। तब अचानक सुबह 11:30 बजे 911 पे एक कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैरेज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस साउथ पार्कर रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वो वहां के पार्किंग गैरेज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की अच्छे से तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इजाबेला और यूनमी होय के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने और ऑफिसर्स को तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए, मगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पर फिर तभी उन्हें पार्किंग गैरेज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखती है और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यह यकीन हो गया कि वही इजाबेला गुस्मैन है। इसके बाद वो इजाबेला के पीछे पीछे चलने लगे और वो जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंची तो पुलिस ने उसे घेर लिया और अपने बंदूक उस पर तान दी। इजाबेला पुलिस को कहती है कि उसने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि पुलिस ने उसकी पहचान के लिए उसकी आईडी भी दिखाई। आईडी वाली लड़की की शक्ल उससे जरूर मिलती है, पर वो इजाबेला गुस्मैन नहीं है, बल्कि उसका नाम समंता गुंजालिस है। पर उसके कपड़े और कपड़े पे लगे खून या साफ साफ इशारा कर रही थी कि वही इजाबेला गुस्मैन है। इसीलिए पुलिस वाले उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते और आखिर मर्डर करने के 16 घंटे बाद ही 29 अगस्त 2013 दोपहर 2 बजे पुलिस इजाबेला गुस्मैन को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग गैरेज से गिरफ्तार कर लेती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो लाश कहाँ गई और किसने पुलिस को फोन करके यह खबर दी थी। तो इसका जवाब यह है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वो कोई लाश नहीं बल्कि खुद इजाबेला थी। दरअसल पिछली रात इजाबेला ने मर्डर करने के बाद घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर उसी पार्किंग गैरेज पर लगा दी और उसी कार के पिछले सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसकी पूरी बदन और कपड़ों पर खून लगा हुआ था, इसीलिए सुबह जब लोगों ने कार में इजाबेला को सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में एक लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस वहां पहुंची। तब तक इजाबेला कार से उठकर गैराज के अंदर चली गई थी और जब बाहर आई
तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इजाबेला को गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और उसे जुडिशियल कस्टडी में अरोरा जेल में भेज दिया गया। इसके करीब एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को कोलोराडो के कोर्ट पे जाना था, लेकिन उस दिन सुबह इजाबेला ने कोर्ट पे जाने से ही मना कर दिया और वो अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में उसे किसी तरह सेल से बाहर निकाला गया और कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वो सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरफ बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो वो सेल से ही बाहर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा और जब वो कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब सी चेहरे बना रही थी। जज ने इजाबेला के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता कोई बेल नहीं ले सकती। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेला गुजमैन का ट्रायल शुरू हुआ, क्योंकि उसने अपनी मां का मर्डर किया था और वो 18 साल की एक एडल्ट थी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड की एक रिपोर्ट पास की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड ने भी इजाबेला की बीमारी दिमाग को सही ठहराया। इसके बाद उसने यह भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी मां का कत्ल कर रही थी उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे और वो ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रोसलर ने सारी रिपोर्ट और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सजा नहीं सुनाई और उसकी इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए और कहा गया जब तक इजाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रहती तब तक वो वहीं रहेगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इजाबेला को मेंटल हेल्थ भेज दिया गया और अगले करीब 6 साल तक इजाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ही रही और उसका इलाज चलता रहा। और फिर करीब नवंबर 2020 में जब इजाबेला 25 साल की थी तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एक नई चीज के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसे सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। लेकिन बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि जब उसने अपनी मां का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, पर अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, इसीलिए उसे इस मेंटल हेल्थ से रिहा कर दिया जाए। और जब मीडिया में उसका ये इंटरव्यू आया तब अचानक से टिकटॉक पर उसकी यह 7 साल पहले की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया टिकटॉक को तो आप जानते ही हैं। हालांकि कुछ टिकटॉक यूजर्स इजाबेला के सपोर्ट में भी आ गए, ये बिना जाने कि उसने पास में क्या किया था, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो देखने में खूबसूरत और मासूम थी। हालांकि इजाबेला को इस इंटरव्यू के बाद बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में इजाबेला गुजमैन को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से इस शर्त से छुट्टी दे दी गई कि वो लगातार टाइम टू टाइम अपनी डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। इजाबेला ने जो भी कुछ किया, चाहे वह गुस्से में आकर किया या जानबूझकर, वो तो क्राइम था ही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से लोगों ने बिना जाने, बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वो बहुत गलत था। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, चेहरे, रंग या फिर उसकी अमीरी या गरीब को देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी इजाबेला गुजमैन की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।